कला के विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीर महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एवं विद्यार्थियों, आज हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत इसके संतुलन सिद्धांत पर विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व में मैंने आपको संयोजन के सिद्धांत एवं उसके प्रथम सिद्धांत सहयोग एवं द्वितीय सिद्धांत सामंजस्य, इन दो के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया। आज विद्यार्थियों, हम संयोजन के सिद्धांत के तृतीय सिद्धांत संतुलन के बारे में, बैलेंस के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, संतुलन क्या है? यदि देखा जाए तो मानव जीवन का यह एक आधार है, अर्थात हमारे जीवन में जिस प्रकार संतुलन बना है उसी प्रकार जो दृश्य कलाएं हैं, जो चाक्षुष कलाएं हैं, उनमें भी कला के तत्वों का एक संतुलन होना चाहिए। यह जो संतुलन है, यह जीवन की गतिशीलता को भी आधार प्रदान करता है। इसके अभाव में हम स्थिर नहीं रह सकते हैं और असंतुलन या असुरक्षा की भावना पैदा होती है। मानव शरीर के सभी अंग संतुलित होकर ही उसे जीवन में गति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार शरीर में 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर एवं अन्य सभी अंग मिलकर ही संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यदि उनमें से एक का भी अभाव है तो असंतुलन पैदा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन की भांति जो दृश्य कलाएं हैं और जो अन्य कलाएं हैं, उन कला रूपों में भी संतुलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, सिद्धांत माना जाता है। दृश्य कलाओं में यह संतुलन भौतिक तुला के रूप में नहीं होता, अपितु यह चाक्षुष संतुलन के रूप में देखा जाता है। जो दृश्य कलाएं हैं, जो दिखाई देने वाली कलाएं हैं, उसमें यह चाक्षुष संतुलन अर्थात आँखों के द्वारा जो बैलेंस संतुलन देखा जाता है, वह चाक्षुष संतुलन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि संतुलन की परिभाषा क्या है। कला रचना में संतुलन वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत चित्र के सभी तत्वों में, ध्यान देना, चित्र के सभी तत्व का अर्थ, रेखा, रूप, रंग, तान और पोत, और छठा होता है अंतराल। ये 6 जो चित्र के तत्व हैं, अंतराल चित्र भूमि को कहते हैं। तो उस चित्र भूमि पर ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के समग्र समायोजन में एक तरह से पूर्ण साम्य अवस्था यदि दिखाई दे तो वह यह संतुलन है। अर्थात संतुलन का कार्य रचना के तत्वों, रेखा, रंग, रूप इत्यादि को चित्र तल पर, चित्र भूमि पर समान रूप से व्यवस्थित करना है, जिससे चित्र भूमि पर उन सब का चाक्षुष भार अर्थात आँखों के द्वारा दिखाई देने वाला भार सभी जगह पर समान रूप से वितरित दिखाई दे। भार को किसी एक स्थान पर यदि बनाते हैं या केंद्रीकृत करते हैं तो उसमें संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए एक ही स्थान पर केंद्रीकृत अथवा एकीकृत न करके उनको बचाना ही कला में संतुलन का उद्देश्य होता है। यही संतुलन की एक आदर्श स्थिति होती है जो आप इस चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए कि चित्रभूमि पर जो बड़ा बिंदु बना है, यह चित्रभूमि को संतुलित किए हुए हैं, अर्थात चारों तरफ से इसका जो भार है वह संतुलित रूप से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं संतुलन का स्वरूप कैसा हो।
संतुलन का स्वरूप उस तुला के समान है जिसमें केंद्र से बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो। संतुलन के साथ यह दृष्टिगत भार जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, दृष्टिगत भार तथा दृष्टि के द्वारा दिखाई देने वाला भार जुड़ा हुआ है और भार को भार से ही संतुलित किया जा सकता है। चित्र के मुख्य आकर्षण केंद्र में ही भार स्थित होता है। यदि यह भार उचित प्रकार से संयोजित न किया जाए तो चित्र अनाकर्षक भी हो सकता है। मनुष्य अपने चारों ओर एक व्यवस्था देखना चाहता है। कला रचना में यह प्रवृत्ति जो है यह सौंदर्यात्मक व्यवस्था से जुड़कर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य रूप में यह व्यवस्था भार के एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाने से गतिहीन प्रतीत होती है। अतः ऐसी चाक्षुष व्यवस्था की रचना करना आवश्यक होता है जिनसे समायोजन होकर उन सब में जड़ता न आ पाए और कला रचना में शक्ति व गति से संयुक्त होकर सतत संतुलित स्थिति की रचना होती रही। इस प्रकार चाक्षुष व्यवस्था करनी चाहिए। कलाकृति में संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है सममित संतुलन और दूसरा होता है असममित संतुलन। इस प्रकार हम इस कलाकृति में जो दृष्टिगत भार है उसकी व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो तत्व है, जो विभाजन है, वह सममित संतुलन होता है। इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली व्यवस्था की जाती है, अर्थात जो चित्रभूमि है उसमें एक स्थान एक अथवा एक से अधिक कला तत्वों को जो समरूप अथवा मिलते जुलते रूप बनाए जाते हैं उन सबको इसमें समायोजित किया जाता है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। इसके अंतर्गत रचना का एक भाग दूसरे भाग के समान ही होता है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। इधर जैसी रचना है वैसी ही रचना उधर है। ताजमहल सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भार हैं, दृष्टिगत भार हैं, दोनों तरफ समान दिखाई देता है। इस प्रकार के संतुलन को औपचारिक संतुलन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के संतुलन में गरिमा, निश्चलता, गतिहीनता व ठहराव का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं असममित संतुलन की। विद्यार्थियों, असममित संतुलन रचना के अंतर्गत कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित नहीं करके यदि उनको हम असमान रूप से या कम या अधिक रूप से प्रयुक्त करते हैं तो इस प्रकार का जो चित्र में संतुलन है वह असममित संतुलन कहलाता है। अर्थात चित्रभूमि के अंतर्गत कला तत्वों का समायोजन इस भांति किया जाए कि उनका जो चाक्षुष भार है अथवा जो आकर्षण असमान होते हुए भी इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि वह संतुलित दिखाई दे। इस प्रकार का संतुलन चित्रभूमि में गतिशीलता व सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे अनौपचारिक अथवा सक्रिय संतुलन भी कहा जा सकता है। इन दो के अलावा एक संतुलन का एक प्रकार और भी होता है जिसे अरीय संतुलन भी कहा जाता है। उसमें रचना का संतुलन पहिए में लगे अरों की भांति केंद्र से विस्तारित होता हुआ दिखाई देता है और रचना के मध्य भाग को संपूर्ण चित्रभूमि में मंडलाकार गति का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। विद्यार्थियों, संतुलन तथा दृष्टिगत भार, इसके बारे में हम यदि बात करें तो संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत चित्र के समस्त तत्वों जैसे रेखा, रंग, रूप, तान, पोत आदि का अलग अलग आँखों के द्वारा दिखाई देने वाला भार होता है।
तथा चित्र में रंगों का भार, रेखाओं का भार, तान का भार, पोत का भार, इस प्रकार का भार हमें दिखाई देता है, जिसे समझना कला के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले करते हैं हम बात रेखा के भार की, कि रेखा का भार चित्र में किस प्रकार होता है। आप देख सकते हो इन चित्रों में रेखा दिशा का निर्देशन करती है और दर्शक की दृष्टि, देखने वाले की दृष्टि उसका अनुसरण करती है। अतः इस निर्देशित शक्ति में ही रेखा का भार होता है। यदि एक रेखा के आगे तीर का निशान बना दिया जाए तो आपको लगेगा कि तीर उस दिशा में गतिशील है और उसका भार उस ओर बढ़ता जा रहा है। रेखा की विविधता एवं उनके प्रभाव के अनुसार कलाकृति में संतुलन की व्यवस्था की जाती है। एक ही दिशा की ओर गतिशील रेखाओं के प्रभाव को रोकने के लिए अवरोधक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। संधि रेखाओं का प्रयोग अवरोध की स्थिति को मृदु भी बना देता है, जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हो। जिस प्रकार रेखा के भार की बात करी, उसी प्रकार चित्र में आकृति का भार भी होता है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। रचना में आकृति का भार मुख्यतः आकार की विशालता और उसके छोटेपन, लघुपन पर निर्भर करता है। साथ ही सतह के पोत और जो सज्जा अलंकरण की जो सघनता है आदि के द्वारा भी आकृति के चाक्षुष भार में कमी व विस्तार देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो पास का जो वृक्ष है बड़ा करके दूर के वृक्ष को छोटा बना के एक तरह से संतुलन स्थापित किया है। अधिक चाक्षुष भार वाली आकृति जो होती है वह केंद्र के समीप होने से चित्रभूमि में संतुलन बनाती है, तथा असमान भार वाली आकृति की रचना में बड़े रूपाकार केंद्र के निकट व छोटे रूपाकार दूर चित्रित किए जाते हैं, तभी संतुलन की स्थिति बनती है। रचना के अंतर्गत प्रयुक्त विविध रंग, उनके मान, रंगत, सघनता, शीतल और उष्ण प्रभावों को ध्यान में रखकर ही संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार रेखा का भार होता है, आकृति का भार होता है, रंग का भार होता है, उसी प्रकार तान का भी भार होता है। लेकिन रंग का जो भार है यह उष्ण रंगों में आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण चित्र पर उनका भार अधिक दिखाई देता है, और शीतल जो ठंडे जो रंग होते हैं अपेक्षाकृत कम भार वाले होते हैं। अतः वर्ण संतुलन के लिए बड़े आकार वाले क्षेत्रों में हमेशा जो शीतल व विश्रांतिपूर्ण रंगतों का प्रयोग करना चाहिए, वह छोटे आकार क्षेत्रों में उष्ण व सघनता वाले रंगतों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार रंगों का भी भार होता है। वैसे ही तान का भी भार होता है। परस्पर विरोधी तानों में आकर्षण शक्ति अधिक होने से उनका भार भी अधिक होता है, जबकि समान तानों में आकर्षण शक्ति कम होने से उनका भार भी कम होता है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे आकृति संतुलन के आलंब सिद्धांत की। यह जो सिद्धांत है यह आकृति संतुलन का सिद्धांत है विद्यार्थियों। प्रत्येक संयोजन में चित्र में एक अदृश्य तुला अपना कार्य करती है। इस तुला का आलंब कलाकृति के केंद्र में स्थित होता है, जिसके माध्यम से दर्शक को, देखने वाले को संतुलन की अनुभूति होती है। अतः आकृति संतुलन पर तुला के सभी नियम लागू होते हैं। यह जो नियम है यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ समान भार वाली आकृतियाँ केंद्र से समान दूरी पर रखकर संतुलित की जाती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो। चित्रण में इस प्रकार के संतुलन को औपचारिक संतुलन कहा जाता है। तो ये समान भार वाली आकृतियाँ हैं, ये केंद्र से समान दूरी पर रखकर चित्रकार ने यहाँ पे संतुलित किया है। इसी प्रकार असमान भार वाली आकृतियाँ जो हैं इस चित्र में देख सकते हो, इनको केंद्र से विभिन्न दूरी पर रखकर संतुलित करते हैं। अधिक भार अथवा आकर्षण को केंद्र के समीप रखा जाता है तथा कम भार व कम आकर्षण वाली आकृतियों को केंद्र से दूर स्थित किया जाता है। यदि कोई आकृति दूसरी आकृति से आकार में आधी है तो उसे केंद्र से दुगुनी दूरी पर स्थित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संतुलन को अनौपचारिक संतुलन भी कहा जाता है।
इसी प्रकार बड़ी आकृति को छोटी आकृति के साथ संतुलित करने के लिए छोटी आकृति को पृष्ठभूमि में बनाया जाता है तथा बड़ी आकृति को अग्रभूमि में स्थापित किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। इससे चित्र में परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है और संतुलन स्थापित हो जाता है। विद्यार्थियों, यह आकृति संतुलन का सिद्धांत आलंब सिद्धांत था। अब हम बात करें हैं रंगों में किस प्रकार का संतुलन होना चाहिए। संयोजन के अंतर्गत रंग संतुलन का अपना एक विशेष महत्व है और सुनियोजित रंग संयोजन ही संतुलन का सार है। अतः रंग संतुलन, वर्ण संतुलन स्थापित करने के लिए दो प्रकार की प्रविधियां अपनाई जाती हैं। एक होता है विस्तार सिद्धांत और दूसरा होता है परिगामी आवृत्ति सिद्धांत। जो विस्तार सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत संयोजन के इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत संयोजन के अंतर्गत संतुलन स्थापना के लिए साधारणतया इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार रंगत के बड़े आकार क्षेत्र का प्रभाव शांत और छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास का प्रभाव रखा जाना चाहिए। इसके लिए शीत व उष्ण रंगों के प्रयोग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो बड़े क्षेत्र हैं, विस्तृत जो क्षेत्रों में क्षेत्र हैं, उनमें शांत रंगतें लगानी चाहिए और जो लघु क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं, उनमें उष्ण रंगतों का प्रयोग करना चाहिए। तभी यह प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। रंगत, तान अथवा सघनता के आधार पर शांत व उष्ण रंगों का यह विरोधाभास उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह इसका विस्तार सिद्धांत हुआ। दूसरा होता है परिगामी आवृत्ति सिद्धांत। वर्ण संतुलन का एक अन्य जो सिद्धांत है, इसे परिगामी वर्ण अथवा रंगावृत्ति कहते हैं, अर्थात रंग को समस्त चित्र फलक पर बार बार दोहराकर लगाना। इससे रंग तथा तान का संतुलन स्थापित होता है और किसी भी रंग का भार एक ही स्थान पर केंद्रित न होकर चित्रभूमि पर समान रूप से बढ़ जाता है। जिस रंग को मुख्य आकर्षण केंद्र में लगाया गया हो उसे अन्य छोटे आकारों में लगाने से चित्र में शांति का भाव पैदा होता है। इस प्रकार यह परिगामी आवृत्ति सिद्धांत होता है। संतुलन चित्र रचना की मूल आवश्यकता है और कला रचना का प्रमुख सिद्धांत भी है। चित्र रचना में प्रयुक्त समस्त तत्वों के समग्र समायोजन को ही संतुलन कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत संतुलन का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से सभी कला तत्वों को समान रूप से अर्थात उन सब में संतुलन बनाकर चित्र बनाया जा सकता है। यह संतुलन कला के तत्वों का होता है, जिसके बारे में हमने विस्तार से आज अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत इसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे।